ये मोस्ट चेरिस्ड टॉपिक है आपका रे ऑप्टिक्स का, लेंस चैप्टर का। बुक में आपको लेंस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से 70% क्वेश्चन तो इसका रिलेटेड आते हैं, 30% बाकी सबका, आई मीन स्कूल बुक्स, ठीक है। बोर्ड लेवल में 70% क्वेश्चन तो इसके रिलेटेड आते हैं, और बुक में आप कोई भी क्वेश्चन ढूंढोगे तो मोस्टली यू विल गेट क्वेश्चंस ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला और द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लेंस मेकर फॉर्मूला। समझते हैं हाउ वी मेक ए लेंस। आपकी कोई डिजायर्ड पावर आपको कैसे लेना है, ठीक है। और पावर क्या होता है? वंस यू नो द फोकल लेंथ, 1/f इज द पावर, फिर f इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर थिन लेंसेज। थिन लेंसेज का सारा थ्योरी हम लोग खत्म कर चुके हैं। बस प्रॉब्लम ये था कि कोई एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, या फिर कोई भी एक लेंस दिया गया है, उसका शेप, साइज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो हाउ टू नो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं। अगर डिराइवेशन आ गया डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला, तो हम कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस separating two mediums of refractive index mu1 and mu2, we know that mu of the object medium, mu of the image medium by image distance is equal to or minus mu of the object medium by object distance is equal to mu of the image medium minus mu of the object medium by radius of the surface. R is radius of curved surface. अब ये क्वेश्चन जब आएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे लिखना, वो डिपेंड करता है कि कितना मार्क आपको दे रहा है, ठीक है। अगर दे रहा है कि 3 मार्क वाला क्वेश्चन है तो ये कैसे हुआ ये दिखाना पड़ेगा, ये डेरिवेशन फॉलोड बाय अदर डेरिवेशन। अगर 1 मार्क 2 मार्क का दिया तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं फटाक से, क्योंकि यहाँ से दूसरी चीज लाने में बहुत 2 मिनट लगता है। इट विल टेक 2 मिनट्स जस्ट टू गो फ्रॉम दिस टू द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच मार्क इज बीइंग अवॉइडेड। और कभी कभार सिर्फ मार्क को मत देखो, कभी कभार ये भी देखो कि कितने मार्क के दिए। अभी 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है, 50 मार्क के लिए, 50 मार्क के लिए 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है, मतलब 1 घंटे में आपको 25 मार्क आंसर देना है। मतलब 25 मार्क को 60 मिनट लिखोगे, ये सोचते हैं, मतलब 1 मार्क के लिए ऑलमोस्ट 2 मिनट है। 1 मार्क के लिए ऑलमोस्ट 2 मिनट है सोचने के लिए, लिखने के लिए 2 मिनट से भी ज्यादा है। टेक इट 2 मिनट्स, कुछ रीडिंग टाइम रहता है। तो हम कहेंगे कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, हमें कुछ चीजें लिखना है, तो लिखने के लिए कम से कम 4 मिनट लगेगा। जस्ट डोंट लुक एट द मार्क, सी द टाइम अवॉइडेड। 3-4 मिनट लिखने के लिए जितना लिख सकते हो, ठीक है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। 2 मार्क का क्वेश्चन लिखना है तो उतना डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन लिखना है जिसमें कम से कम आपको 3-4 मिनट लग रहा होगा उसको लिखने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड। ओनली मार्क नहीं, कितना टाइम अवॉइड किया गया है, मार्क से कुछ मतलब नहीं होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, मार्क 1 मार्क है, टाइम दिया गया 1 घंटा, क्या आप एक लाइन लिख के छोड़ दोगे 1 मार्क का है? नहीं, 1 घंटा दिया है भाई, 1 घंटा लिखना है। So keeping the time awarded for each mark also, you have to write the subjective questions. Radius of curvature of the surface और of the curved surface मिल गया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो हम ये किसी एक लेंस का बनाना है फॉर्मूला। सपोज हम कहेंगे हमारे पास कोई एक लेंस है। आप कहोगे सर आप कन्वेक्स लेंस क्यों ले ली? आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, हमें मालूम नहीं है क्या है। सपोज ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, ये मीडियम mu1 है, ये मीडियम mu1 है, ये मीडियम mu2 है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। I am straightway hitting to find out the focal length of this.
अब अगर ये बाई कन्वेक्स है तो बाई कन्वेक्स है ना दोनों तरफ से, मैं पहले भी बता चुका हूं इक्वी कन्वेक्स एंड बाई कन्वेक्स में अंतर क्या है। इक्वी कन्वेक्स मतलब दोनों तरफ का रेडियस बराबर होगा, बाई कन्वेक्स मतलब दोनों तरफ कन्वेक्स है, रेडियस या डिफरेंट। हाँ, तो हो सकता है कि ये कनकेव हो कन्वेक्स है, कन्वेक्स हो कनकेव है। अकॉर्डिंगली जब हम एक्सप्रेशन लेंगे इन दिस डिराइवेशन, जब हम लेंगे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से R1 को पॉजिटिव या नेगेटिव, R2 को पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। वो डिपेंड करता है कि शेप कैसा है ना। मान लो ऐसा है तो R1 इज 0, R1 इज इनफाइनाइट, सॉरी ये फ्लैट है, R1 इज इनफाइनाइट, R2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो हमें जस्ट आर्बिट्ररी लेना है कि ये कोई एक लेंस है जिसके हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब R1 R2 को R1 R2 रख देंगे, जब फॉर्मूला डालने की नौबत आएगा तो देखेंगे वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर let object to the left of lens forms at a distance, object to the left of lens at a distance u from lens forms an image, ठीक है, forms an image ये फास्ट मीडियम है, थोड़ा फिगर ठीक नहीं रहेगा तो समझने में हो सकता है दिक्कत होगा। हाँ, तो forms an image, let object to the left of lens at a distance u from lens forms an image at a distance v dash after refraction at the first surface, तो जो रे जाएगा यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्ट करेगा, यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्ट करेगा और निकलेगा। अगर हम कहेंगे कि ये जो हमारा है लेंस है, मान लो कि ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और आप कहोगे कि इसमें अगर कोई रे यहाँ से गया ऐसे, तो आप कहोगे यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्ट करेगा, यहाँ पर करेगा, फिर यहाँ पे करेगा और आके यहाँ पे होगा। सो इट इज अंडरगोइंग टू रिफ्रैक्शंस, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक फर्स्ट सरफेस पे, एक सेकंड सरफेस पे, and the image is forming here. But what I am talking about is the image formed after refraction at the first surface. फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां पर हो रहा है? अगर इस फिगर को ही हम ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां पर हो रहा है अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये रे अगर यहाँ पर रिफ्रैक्ट नहीं किया होता तो कहां पे पहुंचा होता? ये रे कुछ यहाँ पे पहुंचा होता। अच्छा ये बात है, तो इमेज कुछ यहाँ पे पहुंचा होता, यहाँ पर इमेज होता। अगर ये वाला रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ओनली रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस होता, तो इमेज शायद कुछ यहाँ पे होता। कहां पे? एट डिस्टेंस v डैश। हम मानते हैं कि ये डिस्टेंस v डैश है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया फर्स्ट इमेज। कहां पे? v डैश डिस्टेंस पे। I1, कॉल इट I1 यहाँ पे। Let the object to the left of lens at a distance u from the lens forms an image I1 at a distance v dash after refraction at the first surface। तो चलिए पहले ये इमेज का लोकेशन निकालते हैं। क्या डिस्टेंस में? ये O है, ये दिया गया है, ये डिस्टेंस u है और ये डिस्टेंस v dash है। ठीक है। Now mu for object medium, ऑब्जेक्ट मीडियम का म्यू क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है mu1। अच्छा, म्यू फॉर
इमेज मीडियम, ये जो मीडियम में ये जो इमेज बन रहा है कौन सा मीडियम में, सेकंड रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, पहला रिफ्रैक्शन हुआ है, मतलब इन मीडियम 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस obviously it is equal to minus u, and image distance it is obviously equal to v dash, है कि नहीं? क्या ये चार चीज आपको समझ में आया? यस, चार चीज आपको समझ में आया। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो इनके बीच में तो एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है mu of the image medium by v minus mu of the object medium by u is equal to mu image mu object by r। और ये बात तो we can write mu of the image medium by v dash minus mu of the object medium by u minus u0 is equal to mu2 minus mu1 by radius of curvature of the first surface। अब ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लेंगे, प्लस r1 लेंगे कि माइनस r1 लेंगे, वो डिपेंड करता है सरफेस कैसा है। हमारा केस को देखेंगे तो इसका रेडियस ऐसा है, लेकिन हम नहीं बोल रहे कि हम यही लेंस यूज करें, कुछ भी लेंस हो सकता है। फॉर एनी लेंस r1 में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये कोई कनकेव लेंस होता तो r1 को नेगेटिव लेते, क्योंकि ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, r1 नेगेटिव हो जाता है। हमें मालूम नहीं है, हम जस्ट टेकिंग ए सैंपल लेंस, कोई भी एक लेंस है, सोचो एक लेंस है जिसका ये वाला सरफेस का रेडियस r1 है, इधर को कन्वेक्स है कि कनकेव है, हमें मालूम नहीं। चलो r1 तो हम कहेंगे क्या लेंगे, ताकि हम r1 का वैल्यू बाद में डाल देंगे, जब हम प्रॉपर लेंस हमें दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा r1 को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। ध्यान रहे, आई एम नॉट डिराइविंग द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, आई एम फाइंडिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर इन जनरल। अच्छा, ये चीज हो गया। नाउ let us call it equation number 1. The image I1 behaves as object for the second refraction ठीक है, at second surface। ध्यान रहे, सेकेंड सरफेस में सेकेंड रिफ्रैक्शन करने वाले हैं। द इमेज I1 behaves as object for the second refraction at the second surface and forms final image I2। कहाँ है वो I2? कहाँ है I2? यहाँ पर, ये I2 है। फिर से रिफ्रैक्ट कर गया तो और बेंड कर गया, इधर पहुंच गया, I2 हो गया। पहले कहा था ये अगर एक ही रिफ्रैक्शन होता, दूसरा रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये रे आके कुछ यहाँ पे पहुंचता, इधर से रह जाता, दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, हाय हाउ बोलते हैं और I1 बनता है। लेकिन दूसरा रिफ्रैक्शन होने के बाद ये मुड़ के वापस नीचे आ गया, क्योंकि कन्वर्जिंग था। डाइवर्जिंग होता तो शायद कुछ दूसरा होता। आई एम टेकिंग ए जनरलाइज्ड केस। Yes, now a new image is formed, final image forms final image I2 at a distance v from lens। बीच में हम क्या लिए थे पहला के बाद v डैश, अब ले रहे v। now mu of the object medium, कोई बताएगा क्या लेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट कौन है? I1 is the object। कौन सा मीडियम में हो? It is in medium 2। तो mu of the object medium is medium 2, mu2। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे समझने वाली बात हुआ। यहाँ तक तो जो चीजें था कुछ भी नया नहीं था, जो मालूम था वही लिखे थे। mu of the object medium is mu2। now the image कौन सा मीडियम में बनने वाला है? बाहर फिर से it is mu1 नहीं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v डैश, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v डैश और इमेज डिस्टेंस इज v और रेडियस तो दूसरा सरफेस का R2 था,
R2 था रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे सरफेस का। वेल नाउ अगेन कोरिलेट दिस थिंग्स टू फाइंड आउट द इक्वेशन। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाय इमेज डिस्टेंस, है ना, माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to mu of the image medium minus mu of the object medium by radius। ये जनरल फॉर्मूला है, वैल्यू डालते हैं। mu of the image medium is now mu1, ये इमेज डिस्टेंस v, माइनस mu of the object medium is nothing but mu2, u क्या है? v dash। now it is the distance v dash। अच्छा, that is equal to mu of the image medium 1, mu1 इमेज बन रहा है मीडियम 1 में, माइनस mu of the object medium mu2, ऑब्जेक्ट mu2 में, by radius is r2। yes, call it equation number 2। ध्यान से देखो, चीजें आपकी समझ में आना बहुत जरूरी। mu1 by v माइनस mu2 by v dash is equal to mu1 minus mu2 by r2। कैसे हुआ? बस ऐसे ही हुआ। हम देख लिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम में है, इमेज कौन सा मीडियम में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, और वैल्यू डाल दी। ये बात है। तो ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट था mu2 by v dash माइनस mu1 by u0। ये हो गया, ये mu1 by प्लस mu1 by u0 इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हमें लिखना चाहिए था, जो हम लिखे नहीं। थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख देते हैं इसको यहाँ पे mu2 by v dash माइनस mu1 by u0। अगर वैल्यू लिखेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको एक स्टेप और थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। हम कहेंगे यहाँ पे आ गया, ये क्या आ गया? देखो तो it is coming out to be mu2 by v dash plus mu1 by u0 is equal to mu2 minus mu1 by r1। ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या आ रहा है? दूसरा वाला इक्वेशन आ रहा है mu1 by v minus mu2 by v dash is equal to mu1 minus mu2 by r। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है कि अगर मैं u0, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? मीडियम 1 में है। ये मीडियम 1 में जो ऑब्जेक्ट है वो, इसको हम माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर यहाँ पर भी अगर साइन कन्वेंशन ले लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस v dash लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि v dash कहाँ पर बन रहा है, v dash कहाँ पे बन रहा है हमें मालूम नहीं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस v। वो प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन आप अपनी मर्जी के हिसाब से यूज करोगे, कहाँ पे यूज करोगे आपकी मर्जी। जस्ट ए मिनट, आई विल टेक 1 सेकेंड। यहाँ पे हुआ यूं है कि जस्ट ए मिनट, हम लोग जो लिए हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के साथ लिए हैं, जबकि रेडियस को साइन कन्वेंशन के साथ नहीं लिए। हम लोग जो रेडियस लिए हैं r1 और r2, ये साइन हम अगर पूरा बाई कन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव करते तो सब कुछ ठीक था। इन जनरल करना चाहते हैं, अगर इन जनरल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग रेडियस को प्लस r1 या माइनस r1 नहीं लिख रहे हैं, उसका साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे, तो u भी किसी में भी नहीं लेंगे, क्योंकि एक में लेंगे एक में नहीं लेंगे तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इमेज मीडियम का म्यू है mu2 है, ऑब्जेक्ट मीडियम का mu1 है, मतलब जब पहला रिफ्लेक्शन हो रहा था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हम लोग u ही ले लेंगे यहाँ पर और उसका वैल्यू डालेंगे। जब साइन डालेंगे तो सबके लिए डालेंगे, u के लिए, v के लिए, r के लिए, सबके लिए वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u ले लेते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि ये आ जाएगा, ये u0 क्यों लिखे, इट इज नॉट u0, तो ये mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। तो फिर ये क्वांटिटी बदल गया, क्योंकि एक जगह मैं साइन दिया हूँ दूसरी जगह साइन नहीं लिया हूँ। अगर मैं यही वैल्यू कंटिन्यू करना चाहूंगा तो r2 के लिए मुझे अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस साइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हाल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v डैश, इमेज डिस्टेंस इज v।
तो देख लीजिए क्या मिला हमें, when we are taking care of the refraction at the first surface, for refraction at the first surface रेडियस क्या लेंगे, प्लस r1 की माइनस r1। हाँ ये पर्टिकुलर केस है तो प्लस r1 लेंगे, अगर ये कोई कनकेव होता तो शायद r1 का वैल्यू नेगेटिव लेते इधर होगा, इसलिए मतलब अभी हम साइन कन्वेंशन को यूज नहीं कर रहे हैं, सारा चीज को लेंगे और अल्टीमेटली जब यूज करना शुरू करेंगे तो प्रॉपर साइन के साथ u भी r का वैल्यू डालेंगे। तो ये बोल रहे थे लेट ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ लेंस एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द लेंस forms an image I1 at distance v dash. After refraction at the first surface, mu of the object is mu1, mu of the image is mu2. Object distance u है, प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, image distance is v dash। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, mu2 by v dash minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r1, and that is ultimately coming, yes same thing is repeated here। अब इसलिए इसको दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। This is understood. When we are taking care of the refraction at the second surface, अब हमें क्या मिल गया है, मिल गया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, I mean mu of the object medium is mu2. Why? Because the image of the first refraction is behaving as the object for the second refraction. Mu of the object is mu2, mu of the image is mu1, क्योंकि फिर से बाहर वाला मीडियम में बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है v डैश, इमेज डिस्टेंस क्या है v, प्लस माइनस साइन कुछ नहीं ले रहे, हमें मालूम नहीं है कि ये वर्चुअल इमेज होगा कि रियल इमेज होगा। सो एवरीथिंग वी आर टेकिंग एज यूजुअल, और बाद में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूले में हर जगह अपना अपना साइन को डालने की यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें कोई पूछेगा कि जो हमारा केस देख रहे हैं, इस केस में कोई पूछेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सरफेस, तो आपको इधर कोनिस तो नेगेटिव होगा, हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियस इज टू बी टेकन एज r2। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हम साइन यूज नहीं किए, इन जनरल वी आर मेकिंग द फॉर्मूला, हमें मालूम नहीं है सरफेस कैसा है, ठीक है, इमेज कहां बना है हमें मालूम नहीं है, वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। सो यू आर यूजिंग द फॉर्मूला, आइदर यू यूज साइन कन्वेंशन फॉर एवरी टर्म यू आर यूजिंग और डोंट यूज साइन कन्वेंशन, ठीक है, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल कम विद देयर साइन, ठीक है। तो रेडियस इज r2, अब वैल्यू डाल दिए, यहाँ पे क्या आ गया, mu ऑफ द इमेज मीडियम बाय v माइनस mu ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय u इज इक्वल टू mu ऑफ द इमेज मीडियम माइनस mu ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय r, तो mu1 बाय v माइनस mu2 बाय v डैश इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 बाय r2। यस, ये समझ में आया। और हमारा इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था ये, दिस वाज इक्वेशन 1, ये हमें इक्वेशन 1 है और ये हमें मालूम है, तो ठीक है, थोड़ा इक्वेशन को भी याद कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को भी, इक्वेशन को भी याद कर लेंगे, इक्वेशन 1 को भी। तो ये आया ऐसे, देखो ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है, थोड़ा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना था बताओ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, u दिया गया है, v निकालना है। इक्वेशन 1 आ गया आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, इक्वेशन 2 आ गया आफ्टर सेकंड रिफ्रैक्शन। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो तो ये mu2 by v डैश तो गया, ये तो गया, क्या मिला, mu1 by v, क्या मिल गया, इट इज कमिंग आउट टू बी mu1 by v माइनस mu1 by u इज इक्वल टू mu2 दिस प्लस दिस, ध्यान से देखें तो ये mu2 माइनस mu1 by r1 है ना, मैं क्या करता हूँ, दोनों में सेम टर्म है तो mu2 माइनस mu1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें क्या आएगा 1 by r1, क्या बता पाओगे, इसमें mu2 माइनस mu1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, माइनस 1 by r2, क्योंकि ये mu1 माइनस mu2 था ना, mu1 माइनस mu2 था, मैं mu2 माइनस mu1 कॉमन ले लिया हूँ, एक माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया, so it is 1 by r1 minus 1 by r2, this is what is the equation you are getting। और अगर यही इक्वेशन को और थोड़ा सिंपलीफाइड वर्जन में हम लिखेंगे, और इस इक्वेशन को अगर थोड़ा और सिंपलीफाइड वर्जन में लिखेंगे तो विल राइट लाइक दिस, I can rewrite this equation is 1 by v minus 1 by u is equal to mu2 minus mu1 by mu1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by r1 minus 1 by r2 ऐसे लिख सकते हैं। Yes,
ये हो गया जनरल लेंस मेकर फॉर्मूला। हमारा जो लेंस फॉर्मूला था उसमें क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, मतलब दिस इज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कंपेयरिंग विथ 1/v minus 1/u is equal to 1/f. We get the focal length can be found as mu2 minus, or you say it is mu2 by mu1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। मैं हरदम दूसरे फॉर्म में लिखना पसंद करता हूं। I always write like this, mu2 minus mu1 by, it is mu2 minus mu1 by mu1, इस फॉर्म में लिखना पसंद करता हूं। 1/f is equal to mu2 minus mu1 by mu1 whole into 1/r1 minus 1/r2। क्या बात समझ में आया? इसका मतलब from the knowledge of radius of curvature of the two surfaces and mu1 and mu2 you can find out the focal length. Just for sake of example, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोजिंग मैं कहूंगा for a equiconvex lens, चलिए ये कोई एक इक्विकन्वेक्स लेंस है। आपको इक्विकन्वेक्स मतलब दोनों तरफ का रेडियस बराबर है, r1 भी r है, r2 भी r है, नहीं r2 भी r है, और ये क्या है, हम कहेंगे 1/f, और मान लेते हैं कि ये मीडियम है mu1, ये mu2, ये mu1। हाँ, तो 1/f इज इक्वल टू mu2 minus mu1 by mu1 whole into 1/r1 minus 1/r2, और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। Here अगर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम एक ही जगह रख रहे हैं, किसी आपको ये r1 है, मतलब क्या है, ये फास्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं है, ये ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इधर कहीं है, ये पहला रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इसलिए तो r1 नाम दिए है ना। तो अगर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इधर है, ये पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो हम क्या कहेंगे, r1 का वैल्यू क्या लेंगे, दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो हम कहेंगे r1 इसका रेडियस तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, विल कॉल इट r। r2 क्या लेंगे, r2 इज रेडियस ऑफ दिस वन, ये डायरेक्शन में, क्योंकि R2 का सेंटर इधर कहीं होगा, R2 को लेंगे माइनस R। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, पहले बोलिए। यस, R2 को लेना है माइनस R, क्यों, क्योंकि ये सरफेस का रेडियस इधर को रहेगा, सेंटर इधर को रहेगा। एंड आई एम यूजिंग द फॉर्मूला, I go for the formula 1/f is equal to mu2 minus mu1 by mu1 whole into 1/r minus 1 by minus r, it is coming out to be 2/r, so it is 2/r into mu2 minus mu1 by mu1। अगर ये कोई ग्लास लेंस है, एयर में है, तो mu1 is 1, mu2 is 1.5 minus 1 by 1, 0.5 into this, 0.5 is 1/2, so it is coming out to be 1/r, the focal length is coming out to be 1/r। ठीक है, अगर mu2 है 1.5, mu1 है एयर, तो फिर तो ये आ जाएगा 1/r। तो इसका मतलब यहां से हम f का वैल्यू निकाल सकते हैं। f का वैल्यू उल्टा निकाल के याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, हम ऐसे याद रखेंगे। सो 1/f इज दिस, फ्रॉम दिस फोकल लेंथ कैन बी फाउंड। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया, तो आप मुझे इसके लिए आंसर बताओ। सपोज मैं आपको देता हूं कि कोई एक प्लानो कन्वेक्स लेंस, ये एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये एयर है, इधर भी एयर है। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ
ऑफ ए प्लानो कन्वेक्स लेंस। सर हमें तो मालूम है, क्या मालूम है? अगर ये बाई कन्वेक्स होता तो क्या हो जाता? म्यू टू के जगह लिखते म्यू माइनस वन बाई म्यू माइनस वन बाई वन इंटू टू बाई आर होता नहीं। लेकिन ये प्लानो कन्वेक्स है तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ये पूरा लेंस का आधा पार्ट है। एक लेंस का अगर फोकल लेंथ f है, उसका आधा पार्ट का फोकल लेंथ क्या होता है? 2f, बताए थे प्रीवियस क्लास। तो इसको 2f करके कर सकते हैं। और चलो फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो गया सरफेस नंबर 1, हम इसको दे दिए नाम सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2। क्या कोई मुझे बताएगा कि R1 को मुझे क्या लेना चाहिए? R1 को R लेना चाहिए, R2 को क्या लेना चाहिए? फ्लैट सरफेस है, सो इट इज इंफिनिटी। फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंफिनिटी। नाउ μ1 क्या लेंगे? μ1 इज 1, μ2 क्या है? μ2 इज म्यू। तो 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 होल इनटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। वैल्यू डाला जाए μ2 माइनस μ1 मतलब म्यू माइनस 1, क्योंकि μ1 तो 1 है, ये मीडियम है। अच्छा, और ये 1 बाई r1 की जगह लिखेंगे 1 बाई r माइनस ये कितना है? इट इज कमिंग आउट टू बी 1 बाई r2 मतलब 1 बाई इंफिनिटी। सो इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू माइनस 1 बाई r। टू योर सरप्राइज आई टेल यू 2-3 इयर्स बैक जेईई मेन में एक प्लानो कन्वेक्स लेंस दिया था, सब कुछ डाटा दिया था, जस्ट फोकल लेंथ पूछा था। Now for any shape of a lens you can find out what will be the focal length. कोई भी लेंस के लिए आप फोकल लेंथ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? यस, मैं बस आपको पूछना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन को आप करते हो, कैसे करते हो? सपोज हम कहेंगे हमारे पास कोई ऐसा शेप का एक लेंस है, ठीक है? ऐसा शेप का एक थिन लेंस है, यहां पर दिया गया है रेडियस 2r है, ठीक है? और यहां पर रेडियस दिया है r है, म्यू दिया है 1.5, म्यू दिया है 1.5। जस्ट लेट अस कंप्लीट ए क्वेश्चन। म्यू दिया गया है 1.5, म्यू इज equal to 1.5 and this is in AN medium। ऐसा दिया गया है। ये म्यू क्या है? ये r है, सॉरी ये r है, तो हम कहेंगे ये है, इसका रेडियस दिख रहा है r और इसका रेडियस दिख रहा है 2r, ये बड़ा दिख रहा है। पहले बताओ ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है? व्हाट यू थिंक, दिस लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस? अरे भाई, कन्वर्जिंग होने के लिए कंडीशन क्या था? द टू स्फेरिकल सरफेसेस मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रेडियस r है तो ये छोटा सर्किल है, इसका रेडियस 2r है, ये बड़ा सर्किल है, विल दे इंटरसेक्ट? नो। नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेसेस पहला क्लास में पढ़ाए थे, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए लेंस एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, एकदम पहला क्लास। मालूम नहीं है, भूल गए तो थिन लेंसेस पार्ट 1 में देखो। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस है मतलब हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव निकलेगा? नेगेटिव निकलना चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस होने से पॉजिटिव आता है, डाइवर्जिंग होने से नेगेटिव आएगा। चलिए नेगेटिव है कि नहीं देखते हैं, निकाल के। लेट अस फाइंड आउट। फाइंड focal length of the lens। ठीक है, डाटा तो हमारे पास है, म्यू दिया गया है, ये r है, गिवन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सपोज सब कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, हाँ ठीक। सॉल्यूशन हम कहेंगे यहाँ पर μ1 मतलब ये मीडियम μ1 होता है, ये μ2 होता है, तो μ1 इज 1, μ2 इज 1.5। अच्छा, μ2 मतलब जो लेंस है, मीडियम ऑफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ठीक है, μ2 इज 1.5 और ये बात तो ठीक है। R1
इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द फर्स्ट रिफ्रैक्शन सरफेस। इधर क्या लेंगे, प्लस आर और माइनस आर, प्लस आर और माइनस आर, बताइए माइनस आर लेंगे क्योंकि हम इसको पहला सरफेस बोल रहे हैं। अब बोलोगे सर आप इसको क्यों पहला लिए, इसको क्यों नहीं लिए, ले सकते हैं। इसको अगर पहला लोगे तो लिखोगे ये R1 की जगह लिखोगे +2R, मर्जी आपका है। आप किसी को भी पहला सरफेस किसी को भी दूसरा सरफेस ले लो और अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशन ले लो, विल गेट द सेम आंसर। मैं इसको पहला सरफेस ले रहा हूं यहां से, ठीक है, इधर से ले लिया। ये चीज ध्यान रखना सर, किसको पहला सरफेस लेंगे, क्या लेफ्ट वाले को हरदम लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। You can assume the object is here or the object is here. Object here है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट here है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कहीं भी लेके शुरू करना, you must try otherwise also to check। ये तो बाद में छोटे-छोटे कंफ्यूजन, बड़े-बड़े कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। R1 मैं कहां लिया ऑब्जेक्ट, मैं लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। R1 कितना लेंगे, R1 लेंगे -R। अच्छा R2 कितना लेंगे, R2 लेंगे -2R। Is it clear? Yes, R2 लेंगे -2R, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/f is equal to μ2 minus μ1 by μ1 whole into 1/r1 minus 1/r2। देखो अब सारा वैल्यू डालते हैं, μ2 is 1.5, 1.5 minus 1, 1.5 minus 1 by 1 whole into 1/r1, 1/r1 क्या है -r minus 1/r2, 1/r2 क्या है 1/r2 will be equal to 1/r2 is -2r। यस, थोड़ा चीजों को सिंप्लीफाई करके देखिए तो क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.5 होल इंटू 1/r1, ये हो गया प्लस 1/2r, इट इज 1/-10, r का वैल्यू दिया है 10, -10 प्लस 1/20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 20, इट इज कमिंग आउट टू बी -1/20, -1/20 इज कमिंग आउट टू बी 0.5 मल्टीप्लाइड 1/-1/40, मतलब द फोकल लेंथ विल बी 40 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन आया का क्या मतलब है, हाँ डाइवर्जिंग लेंस था इसलिए नेगेटिव आया। एज इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस, थिंग्स आर कमिंग नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है? यस यस, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई लेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं, बस 2-3 वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूं। a biconvex lens has focal length f1, biconvex glass lens, biconvex glass lens, biconvex glass lens, biconvex glass lens has focal length f1 in air and f2 in water. What is more? What is more? f1 और थोड़ा इसको लिखते हैं, f1 और f2 में से कौन ज्यादा है? हाँ तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर, f1 और f2, ऐसे पूछा गया है, f1 और f2 ऐसे करके पूछा है। कोई एक बाइकन्वेक्स लेंस है, ग्लास लेंस है, क्या दिया, डाटा दिया, म्यू फॉर द ग्लास इज 1.5, म्यू फॉर वाटर इज 4/3। हाँ डाटा को यूज करना, तो ठीक है। हमें तो मालूम है कि ये जो 1 फोकल लेंथ है, इट इज μ2 minus μ1 by μ1 whole into 1/r1 minus 1/r2। अब इसको हवा में रखो या पानी में डुबाओ, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये 1/r1 minus 1/r2 पार्ट तो फिक्स है। एयर में रखोगे तो ये 1 रहा, पानी में रखोगे तो ये μw हो जाएगा। आर यू गेटिंग?
फिर इट इज इन एयर, फॉर एयर mu1 is 1, for water फिर इट इज इनसाइड वाटर mu1 is 4/3, है कि नहीं? तो वाटर में जाने से mu1 ज्यादा हो जाता है, mu1 ज्यादा हो गया तो mu2/mu1 कम हो जाएगा, mu2/mu1 कम हो जाएगा तो 1/f कम हो जाएगा, 1/f कम हो जाएगा तो f ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो with increase in mu1, with increase in mu1, value of f increases और decreases, ध्यान से देखिए और बताइए। mu1 बढ़ गया, ये पूरा क्वांटिटी घट गया, ये ओवरऑल क्वांटिटी घट गया, 1/f घट गया तो f इंक्रीज कर गया। क्या मेरी बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो ये बात है कि एफ इंक्रीज करेगा, मतलब पानी में डुबाओगे तो एफ इंक्रीज कर जाएगा। अगर एफ इंक्रीज कर जाएगा मतलब कौन ज्यादा है? F2 इज मोर देन F1, F2 F1 से ज्यादा होगा। समझ में आया? सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहां पर कोई एक ऐसा लेंस है और ये ऐसे दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ध्यान से देखो, दिया है कि ये mu2 है, ये mu1 है, ये mu1 है, ये रेडियस ऐसे दिया हुआ है। फाइंड फोकल लेंथ of the lens shown. The device is converging or diverging. The device is converging or diverging if mu1 is greater than mu2, mu1 is less than mu2। मतलब ग्लास लेंस इन एयर और इस एयर वॉइड इनसाइड ए ग्लास, कोई ग्लास का ब्लॉक है उसके अंदर एयर का एक गैप है। दोनों केस आप बोलोगे सर ये तो डाइवर्जिंग लेंस है। नहीं, शेप देख के मत बोलो, शक्ल पे मत जाओ, अकल लगाओ, है ना? शक्ल सूरत से चीजें एक तरह से लगते हैं लेकिन होते हैं कुछ दूसरी तरह के। किसी के शक्ल पे मत जाना, अकल लगाना कि क्या है उसका इंटेंशन। तो ये हो गई आपका बात। चलिए हम तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/f is equal to mu2 minus mu1/mu1 whole into 1/r1 minus 1/r2। आप अभी स्मार्ट हो गए हो, ये mu2 mu1 तो जैसे दिया है वही लिखना है, mu2 minus mu1/mu1 whole into 1/r1 की जगह क्या लिखेंगे? 1/r1 की जगह क्या लिखेंगे? r1 की जगह क्या लिखेंगे? +1 और -r। आप बोलोगे सर किधर से रे आ रहा है, किधर ऑब्जेक्ट आया, कुछ तो दिए नहीं, किधर भी ले लो ना। हम बोलेंगे इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे। कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है, हम एज्यूम कर सकते हैं। आप बोलोगे सर आप हरदम इधर करते हो, आप दूसरी तरफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट डिनाई, आप किधर भी करो यू विल गेट द सेम थिंग। तो r1 की जगह क्या लेंगे? +r और -r, माइनस। और r2 की जगह क्या लेंगे? +r। देखो तो सिंपलीफाई करो तो क्या हो गया? ये -1/r -1/r, इट इज -2/r, so it is coming out to be -2/r whole into mu2 minus mu1/mu1। क्या मिल गया? 1/f is equal to ये टर्म हमारे सामने आके खड़ा हो गया और वो टर्म क्या है?
इट इज 2 minus 2 by r whole into minus 2 by r whole into mu2 minus mu1 by mu1. If mu1 is greater than mu2, mu1 अगर mu2 से ज्यादा हो गया, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, F is positive, so it is converging. समझ में आया क्या? दिखता था डाइवर्जिंग लेंस की तरह, लेकिन ये डाइवर्जिंग तब होता और जब mu2 mu1 से ज्यादा होता। यहाँ पर तो केस कुछ दूसरा दिया गया है कि mu1 is more than mu2, ऐसे डाटा में दिया गया है। If हम कहेंगे if mu2 is greater than और mu1 is less than mu2, mu1 अगर लेस देन mu2 हुआ, न्यूमरेटर नेगेटिव पॉजिटिव आया, ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आया, F इज नेगेटिव, क्योंकि पूरा चीज तो 1/f था, सो इट इज डाइवर्जिंग। क्या मेरी बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। बस यही सब क्वेश्चन पूछेंगे आपको, यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एक एयर बबल इनसाइड वाटर, एन एयर बबल इनसाइड वाटर will behave is converging or diverging lanes, converging और diverging lanes। पूछा है कोई एयर बबल है, पानी के अंदर है, पानी है और पानी में कोई बबल है, बबल तो कुछ ऐसा शेप का होगा ना कि ऐसा शेप का होगा, ऐसा शेप का तो नहीं होगा ना, इट विल बी नॉट लाइक दिस, द बबल इनसाइड विल बी ऑलवेज समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? पानी के अंदर कोई बबल है, अच्छा बबल है, तो चलो इसका रेडियस कुछ r1 मानते हैं, इसका रेडियस कुछ r2 मानते हैं, और ये आपके हिसाब से ये कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिया क्या है, ये पानी है और ये एयर है कि नहीं? तो हम कहेंगे 1 by focal length is equal to mu2 minus mu1, that is mu of air minus mu of w by mu of w whole into क्या हो जाएगा? सोचो तो क्या हो जाएगा? It will be 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by r1 तो पॉजिटिव लेंगे और r2 को नेगेटिव लेंगे, हाँ ले लो। This is what is the thing coming। तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए क्योंकि प्लस हो गया, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, ये क्वांटिटी क्या हो गया? ये जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, ये जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव है कि नहीं? दिस क्वांटिटी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ये क्वांटिटी जो है नेगेटिव है। ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या कहोगे? F इज नेगेटिव, मतलब ये, सो इट बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस, इट बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ रहा है क्या? इट बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बस यही 3-4 वैरायटी की क्वेश्चन है, और ज्यादा क्या हो, पावर पूछ लेंगे, फोकल लेंथ निकालो, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ विल बी पावर पूछ लेंगे, है ना? और रिलेटेड क्वेश्चन तो देख लिया जाएगा, आपका तो बड़े क्वेश्चन अभी नहीं आने वाले, वी शैल सी सम क्वेश्चंस ऑन दैट। तो कोई भी अगर ये आखिरी क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है आप लोग कर लो, आज की क्लास को बंद करेंगे।
Let us see. A lens of made up of a lens made up of glass जिसका म्यू है 1.5 has focal length 60 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बदल देते हैं, has focal length 20 सेंटीमीटर। If it is 20 सेंटीमीटर in air, 20 सेंटीमीटर in air, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 सेंटीमीटर in air, ठीक है। If the lens is dipped in water, जिसका म्यू है 4/3, what will be new focal length? What will be new focal length of the lens? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? What will be new focal length? नया फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कितना सिंपल है। रेडियस कुछ दिया नहीं, चाहिए नहीं हमें। पहला केस में अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो पहला केस में 1/f1 was nothing but mu, that is फॉर्मूला लगाते हैं, आपको फॉर्मूला आता है 1.5 माइनस 1/1 एयर में था इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरा केस में f2 1.5 but now it is inside water माइनस 4/3। 1.5 को आप लिख सकते हो 3/2, you can write this as 3/2 minus 4/3 by 4/3 whole into 1/r1 minus 1/r2। हाँ तो ठीक है, ये क्वांटिटी कितना है 0.5, this 1/2, so it is 1/2 into 1/r1 minus 1/r2। ये कितना है 3/2 minus 4/3, तो ये हो गया 9 minus 8 is 1/6 by 4/3, it is coming out to be 1/8। 1/6 divided by 4/3, तो 4 here 3 here, it is 1/8। yes, it is coming out to be 1/8 1/r1 minus 1/r2। हाँ डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 1/f1 by 1/f2 will give you f2 by f1 dividing f2 by f1 is equal to क्या था ये 1/2 by 1/8, so it is 1/2 by 1/8 is 8/1 is equal to 4, or f2 is 4 times f1। f1 कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, सो f1 कितना दिया था 20 सेंटीमीटर तो दिया था। हाँ तो ये बन गया कितना 4 into 20 is equal to 80 सेंटीमीटर। खत्म, पानी में डुबा देंगे फोकल लेंथ हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो पानी में डुबा देने से फोकल लेंथ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया सर? नहीं फॉर्मूला तो दिखा रहा है, फॉर्मूला से दिखा रहा है इसलिए बढ़ गया। नहीं फॉर्मूला से थोड़ी चीज दुनिया बनता है। लेट अस थिंक, थोड़ा सा सोचते हैं कि ये बढ़ क्यों गया फोकल लेंथ। अभी हुआ यूं है कि इसमें जो लेंस हमें दिया गया था वो पॉजिटिव था फोकल लेंथ, मतलब कन्वर्जिंग था। मतलब ये कोई एक कन्वर्जिंग लेंस है, एयर में है, कोई रे आता है यहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद ए से कन्वर्ज करके आता था। और चलो सोचते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से लेते हैं, कोई रे ऐसे आता था और यहाँ पे कन्वर्ज करता था, फिर इट इज इन एयर। लेकिन एयर की जगह अगर ये आपका जो आपका मीडियम है ये पानी में हो जाएगा, तो ये अगर वाटर हो जाएगा
मीडियम के बीच में म्यू का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहाँ पर म्यू का डिफरेंस ज्यादा था तो बहुत ज्यादा बेंड कर रहा था, अब ज्यादा नहीं है तो कम बेंड करेगा, कम बेंड करेगा मतलब इट विल कन्वर्ज समवेयर हियर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ये ग्लास है, ये एयर है, तो रे ए से जाता था, इट वाज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जबकि ये अगर ग्लास है, ये ग्लास है, ये वाटर है, तो दोनों का म्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक है 1.33, दूसरा है 1.5, थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा सा बेंड करेगा, थोड़ा सा बेंड करेगा तो दूर में कहीं जाके ये कन्वर्ज करेगा, फोकल लेंथ विल इंक्रीज। इसीलिए फोकल लेंथ बढ़ रहा है, इसीलिए फोकल लेंथ बढ़ रहा है ना, फोकल लेंथ बढ़ रहा है और हम कर सकते हैं कि फोकल लेंथ इसलिए बढ़ रहा है, पानी में डुबा दो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो क्या लेंथ मेकर फॉर्मूला में आपको कंप्लीटली बता पाया? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो इसका रिलेटेड सारा का सारा थ्योरी यहाँ पर खत्म होते हैं। इनफैक्ट लेंथ मेकर फॉर्मूला के बाद 3 लेंसेज होना चाहिए, मैं 3 लेंसेज तो पहले से करवा चुका हूँ। अब आपको एक बार फोकल लेंथ पता चल गया तो सब कुछ आप कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको किसी एक लिक्विड में डुबो दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, व्हाट विल द फोकल लेंथ? अरे रिफ्रैक्शन होगा क्या? देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम द सेम हो गया, द लेंस बिकम्स इनविजिबल, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, द लेंस विल नॉट बिहेव एज ए लेंस। तो और ये क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछते हैं, व्हेन ए ग्लास रॉड वाज इमर्स्ड इनटू ए लिक्विड, the glass rod becomes invisible inside the liquid, then what is the refractive index of the liquid? It is same of the glass, same as the glass हो जाएगा, तो दोनों मीडियम मिल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोई ग्लास रॉड को किसी लिक्विड में डुबाया, डुबाने के बाद पता चला कि ग्लास रॉड बिकम्स इनविजिबल इनसाइड द लिक्विड मीडियम, ग्लास रॉड इनविजिबल हो गया मतलब हम कहेंगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बराबर था, ठीक है। चलिए हम लोग ये सारा चीज समझ गए हैं। विल सी अगेन, मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हमें देखना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो जाएगा तो मॉडर्न पीस देखेंगे। मॉडर्न पीस विल टेक 3 to 4 क्लासेस और 5 क्लासेस मैक्सिमम। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विल टेक 1 or 2 क्लासेस, फिर चीजें खत्म कर लेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में काफी थ्योरी लिखाना पड़ता है रिलेटेड टू आई। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ थ्योरी को पहले से लिख दूंगा तो समझाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और यस, एवरीथिंग इज फाइन। लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।